हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं मास्टर को जो कि कुइंगे के पास जाता है और गुस्से से उसके सर पर प्रेशर देते हुए कहता है, तुम वो हो जिसे मैंने पर्सनली ट्रेंड किया है। कुइंगे भी मन ही मन गुस्सा करते हुए कहती है, कमीने, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरा दिल इस लिटिल गर्ल के लिए बाहर निकल कर आ गया था जब उसने सिर्फ मुझसे सीखने के लिए एक नौकर की तरह मुझे ड्रिंक सर्व की थी। कुइंगे शाय करते हुए कहती है, तुम ना बहुत ही अनोइंग हो। अगली बार जब मैं तुम्हें सर्व करूंगी तो तुम्हें टी चखना चाहिए। ये सुनकर तो बेचारे मास्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। देखो तो जरा नाइन्थ प्रिंस कितने खुश हैं। मास्टर गुस्से से सबको घूरते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है? अगर है तो आगे बढ़ो, मैं देखता हूँ तुम लोगों को। ये धमकी सुनकर सभी की फट जाती है और वो लोग शांत हो जाते हैं। सभी मिनिस्टर एम्परर की ओर देखने लगते हैं। एम्परर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, तो मू फैमिली की एल्डर डॉटर यानी मू कुइंगे न केवल उसका चेहरा खूबसूरत है बल्कि वो बहुत दयालु भी है। इसीलिए मैं रिवॉर्ड में मू कुइंगे को लॉर्ड रुइंग यांग का टाइटल देता हूँ। कुइंगे एम्परर को ग्रीट करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योर हाइनेस। फिर हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है और बाकी सभी लोग भी आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं। एम्प्रेस कुइंगे को देखते हुए मन ही मन कहती है, लॉर्ड रुई यांग, ये रैंक तो हाई है मू रोंग किंग से। तो क्या एम्परर मू रोंग फैमिली को चेतावनी देना चाहते हैं? लेकिन मू कुइंगे मिन के प्रति लॉयल है। कुइंगे मन ही मन कहती है, तुम जो कर रही हो वो जरूरी नहीं है। कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, ओ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट याद आया। एम्परर कहते हैं, फिर बताओ हमें। कुइंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे याद है कि छोटी उम्र से ही मैंने फोर्थ प्रिंस से प्रॉमिस किया था, लेकिन शादी होने से पहले ही फोर्थ प्रिंस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस मामले को अभी तक आपका अप्रूवल नहीं मिला है योर हाइनेस, इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। फोर्थ प्रिंस गुस्से से मन में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस मैटर को लाने की? भले ही तुम एक लॉर्ड बन चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे शादी करने के काबिल नहीं हो। तुम बस कॉन्केबाइन बन सकती हो, लेकिन प्रिंसेस का टाइटल सिर्फ जिंगलान का रहेगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। फोर्थ प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी प्रिंसेस नहीं बनोगी और अगर तुम मेरी कॉन्केबाइन बनना चाहती हो तो मैं इसके आगे की वो कुछ कहता। कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, मैं रिस्पेक्टली योर हाइनेस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे इस मैरिज को कैंसिल कर दिया जाए ताकि हम फ्यूचर में बिना एक दूसरे के इंटरफेरेंस से किसी से भी शादी कर सके। ये सुनकर तो वहाँ पर शांति छा जाती है और फोर्थ प्रिंस बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और वो डगमगाते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि। लेकिन कुइंगे उसे गर्व से भरा एक लुक देती है। अपने गुस्से को दबाते हुए फोर्थ प्रिंस कहता है, मैं भी इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ योर हाइनेस। ये सुनकर मास्टर चैन की सांस लेता है। एम्प्रेस भी अपने सर पर हाथ रख लेती है और मन में कहती है, ये क्या कर दिया। कुइंगे कंटिन्यू करते हुए एम्परर से कहती है, योर हाइनेस, अब जबकि फोर्थ प्रिंस भी यही चाहता है तो हमें इस डिसीजन को जल्द से जल्द कैंसिल कर देना चाहिए। तभी फोर्थ प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मैरिज को रिजेक्ट करने की? यहाँ तक कि अगर तुम एम्परर फोर्थ प्रिंस को देखते हुए मन में गुस्सा करते हुए कहते हैं, एक मैन के तौर पर वो इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से बिहेव कैसे कर सकता है? तभी एम्प्रेस चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जाओ तुम सब। तुम दोनों एम्परर द्वारा तय की गई एंगेजमेंट को इस तरह से अपने मर्जी से कैंसिल कैसे कर सकते हो? एम्प्रेस एम्परर से कहती है, यूमिंग भोला है, उससे गलती हो गई, अब उसने अपनी गलती मान ली है, इसलिए वो अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। फिर एम्प्रेस कुइंगे के पास जाते हुए कहती है, अब से कुइंगे तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही देखूंगी। ये सुनकर कुइंगे मन में कहती है, यहाँ पैलेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी धुन बड़ी तेजी से बदल जाती है। कुइंगे एम्प्रेस से कहती है, योर हाइनेस, आपका मेरा देखभाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर भी
मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। मुझे आशा है कि योर हाइनेस मेरे इस डिसीजन का सम्मान करेंगे। ये सब कुछ तो फोर्थ प्रिंस के भलाई के लिए है। हर कोई जानता है कि वो किसी और से प्यार करता है, इसीलिए वो इस शादी को तोड़ना चाहता था ताकि वो उसके साथ रह सके। कोई भी लड़की इस तरह की बेइज्जती नहीं सह सकती और मैं अपने परिवार को शर्मसार नहीं करना चाहती। इसके साथ ही क्विंगे मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, इन जैसी माँ होने के कारण ही फोर्थ प्रिंस यूमिंग बिगड़ गया है। यूमिंग और जिंगलान एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। तभी पीछे से कोई कहता है, ये सब बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं इंपीरियल कॉन्केबाइन यान यू को, जो कि आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मूव फैमिली की एल्डर डॉटर बहुत ही काइंड और उदार हैं। इसके साथ ही वो थॉटफुल पर्सन हैं जो इस बारे में सोचती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। जिस तरह से मैं उन्हें देखती हूँ, ये सबसे अच्छा होगा कि एम्परर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार इजाजत दे दें। एम्प्रेस गुस्से से कॉन्केबाइन यू को घूरने लगती है और कहती है, आखिर तुम क्यों? एम्परर रोकते हुए कहते हैं, कॉन्केबाइन यू सही है, इसलिए फोर्थ प्रिंस और लॉर्ड रुई यांग यानी क्विंगे के बीच की ये अगेंजमेंट प्रॉमिस को कैंसिल कर दिया जाता है। ये सुनकर तो क्विंगे मन ही मन उछलते हुए हंसने लगती है, लेकिन सबके सामने बहुत ही उदास दिखते हुए कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। फोर्थ प्रिंस भी कहता है, मैं आपके आदेश को मानता हूँ फादर। फिर क्विंगे कॉन्केबाइन यू को बड़े ध्यान से आमने सामने खड़े होकर देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम कॉन्केबाइन यू को टहलते हुए देखते हैं, जिनके पीछे उनकी सर्वेंट भी चल रही होती है। सर्वेंट कहती है, एम्प्रेस आपको हमेशा से ही नापसंद करती हैं योर हाइनेस। ऊपर से आज आपने मुंह क्विंगे की मदद की, क्या इससे चीजें खराब नहीं हो जाएंगी? कॉन्केबाइन यून कहती है, मैं किसी ऐसे को जानती थी, वो कुछ ऐसी थी जिसकी मैं तारीफ भी करती थी और उससे ईर्ष्या भी। कितना लंबा समय हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी नहीं भूली। उस मेड को कुछ भी समझ में नहीं आता जैसे अभी हमें नहीं आ रहा। कॉन्केबाइन यू खुद में ही बातें करते हुए कहती है, मैंने उसकी मदद क्यों की? नेक्स्ट सीन में हम क्विंगे के मदर के बैकयार्ड के रूम का सीन देखते हैं, जिसका दरवाजा खोलते हुए आंटी यू अंदर घुसते हुए कहती हैं, यंग मिस आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए टी लाई हूँ। तभी वो शॉक हो जाती है क्योंकि उनके जस्ट बाजू से ही एक बुक दूर जाकर गिरती है। फिर आंटी यू का ध्यान क्विंगे पर जाता है, जो कि अजीब तरीके से किताबें ढूंढ रही होती है। ये देखकर आंटी यू कहती है, हे भगवान, तुम एक लेडी हो, तुम इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकती हो? क्विंगे हंसते हुए कहती है, आंटी यू बस मेरा हो ही गया है। क्विंगे एक बुक उठा लेती है और कहती है, शुक्र है मुझे मिल गई, वैसे भी मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आंटी यू उस बुक को देखते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो आपके माँ की पसंदीदा सॉन्ग बुक थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इसे पसंद करेंगी। ये सुनकर क्विंगे कहती है, आज बैंक्वेट में मॉम ने मेरी मदद की थी, हालांकि मास्टर ही वो थे जो मेरे बचाव के लिए आगे आए थे, लेकिन मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी। अब से मुझे कोई डम या इडियट नहीं कहेगा। असल में बैंक्वेट में जो क्विंगे ने सॉन्ग बजाया था वो उसने बचपन में लोरी के तौर पर सुना था, इसीलिए वो क्विंगे को अच्छी तरह से याद तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके हाथ उसे बजाते गए। आंटी यू क्विंगे की ये सारी बातें सुनने के बाद कहती हैं, ओ अच्छा ऐसा हुआ था क्या बैंक्वेट में? लेकिन एक मिनट, मास्टर यानी नाइन्थ प्रिंस? क्विंगे अपना टी पीते हुए कहती है, हाँ ये सही है, ऐसा ही हुआ था, क्या कुछ गलत है? आंटी यू कहती है, नाइन्थ प्रिंस असल में नानचू का गॉड ऑफ वॉर है और उसे बिना पलक झपकाए लोगों को मारने के लिए जाना जाता है। ये सुनकर क्विंगे हंसते हुए कहती है, आंटी यू मुझे लगता है आप किसी गलत आदमी की बात कर रही हैं। आंटी यू कंटिन्यू करते हुए कहती है, नहीं क्विंगे, मुझे याद है उस समय नानचू वॉर में बुरी तरह से हारने वाला था, लेकिन तभी नाइन्थ प्रिंस ने पूरी आर्मी को लीड किया और अपनी 9000 सेना के साथ दुश्मन के 30,000 सेना को हरा दिया। नाइन्थ प्रिंस ने अपना नाम इस तरह से बनाया और उसने कभी कोई वॉर नहीं हारा। इसके कारण ही नानचू आज इतनी तरक्की कर महान बन पाया है।
तब से वो सभी देशों में नानचूस गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। ये सब सुनकर कुइंगे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आंटी यू कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बैंक्वेट के दौरान तुम्हारी तरफ से बात करेंगे। खैर अब तुम आराम करो, कल मेंशन वापस भी तो जाना है। आंटी यू के जाने के बाद कुइंगे अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। उसके कपड़े निकाले, उसकी बेइज्जती की, प्लस उसके पैसे लूट लिए, यहाँ तक कि मैंने उसे ओल्ड मैन भी कहा। मैंने अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। कुइंगे ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी खिड़की बार बार हवा की वजह से आवाज करती है। कुइंगे गुस्से से खिड़की बंद करके जैसे ही सामने की ओर पलटती है तो वो घबरा जाती है और उछलते हुए कहती है, वहाँ कौन है भाई? वहाँ पर मास्टर बैठा होता है और वो कहता है, क्या तुम बहुत बहादुर नहीं हो? आखिर तुम डर क्यों रही हो? कुइंगे रिलैक्स होते हुए मास्टर से कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? इसके साथ ही कुइंगे अपनी नजरें चुराते हुए मन ही मन कहती है, अब मैं क्या करूँ? आंटी यू ने जो भी कहा वो सब सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका सामना कैसे करूँ। क्या ये सच में डरावना है? फिर कुइंगे खांसते हुए खुद को रिलैक्स करके कहती है, वो तुम अचानक मिलने आ गए ना, बस इसने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। मास्टर कुइंगे को देखते हुए मन ही मन कहता है, क्या वो मुझसे प्यारी बनने की कोशिश कर रही है? क्योंकि मैंने उसकी मदद की इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गलतियों के लिए गिल्टी महसूस कर रही है। दूसरी तरफ कुइंगे भी मन ही मन कहती है, तो क्या हुआ अगर तुम गॉड ऑफ वॉर हो तो? तुमने मेरा फायदा उठाया है। अगली बार जब मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगी तो मैं उस काम को क्लियरली करूंगी। मास्टर खड़े होते हुए मन ही मन कहता है, कुइंगे के इस रूम में टी पीना सेफ होगा। फिर मास्टर पास ही रखे टेबल पे के टी के कप को उठा लेता है और पीते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये देखकर कुइंगे ब्लश करते हुए मन ही मन कहती है, ये आदमी मेरे कप से टी पी रहा है। क्या ये एक इनडायरेक्ट किस है? ओह, तो तुमने फिर से मेरा फायदा उठाया, अभी तुम्हें पनिश करती हूँ। ऐसा कहते हुए कुइंगे बैठ जाती है और मास्टर से कहती है, वो अच्छी टी थी ना, लेकिन वो कप आंटी यू यूज करती हैं जिसमें तुमने पिया। ये सुनकर तो मास्टर का पोपट हो जाता है। कुइंगे आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, कौन जानता था कि नाइन्थ प्रिंस के पास इतने अजीबो गरीबो शौक हैं, दूसरों के जूठे कप से टी पीने का। ये सब सुनकर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुइंगे के पास आते हुए कहता है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता ना लिटिल गर्ल? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? कुइंगे वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है, हाँ मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन मुझे पता है कि नाइन्थ प्रिंस ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मास्टर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुइंगे टी कप में डालते हुए कहती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो एम्परर से मुझे लॉर्ड बनाने के लिए नहीं कहते। मुझे इसके लिए आपका धन्यवाद करने दे नाइन्थ प्रिंस। कुइंगे को टी पीते हुए देख मास्टर मन ही मन कहता है, ओ लिटिल फॉक्स। मास्टर बड़ी तेजी से कुइंगे के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ? कुइंगे मास्टर के इस एक्शन से शॉक हो जाती है। तभी मास्टर कंटिन्यू करते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे खेलने के लिए कुछ मजेदार मिला है। कुइंगे ब्लश करते हुए और संभलते हुए कहती है, तुम? तभी मास्टर कहता है, लिटिल गर्ल, अपने टीचर को डिसअपॉइंट मत करो। मास्टर कुइंगे को पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है और अपने सर को कुइंगे के गले के पास ले आता है, जिससे कि कुइंगे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम परवट। कुइंगे फटाक से अपने पास से निडल निकाल लेती है और उसे मास्टर के ऊपर चलाती है, लेकिन मास्टर पीछे होते हुए बच जाता है। ये देखकर कुइंगे कहती है, ओह, तो तुम बहुत तेज हो। फिर कुइंगे अपने पास से एक छोटी सी बॉटल निकाल लेती है और उसे मास्टर की ओर फेंकते हुए मन में कहती है, तो चलो अब देखते हैं क्या तुम इससे अनजाने में बच सकते हो।
तभी कुइंगे का ध्यान उसी बोतल पर जाता है। वो देखकर कुइंगे कहती है, ओ तेरी की, ये तो गलत बोतल निकल गई। फिर कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, संभल कर, ये ग्रीन विट्रियल ऑयल है। ये सुनकर मास्टर फटाक से अपने पास से एक फैन निकालता है और उसे खोलते हुए बच जाता है, जिससे कि वो बोतल फैन से टकराकर नीचे की ओर गिरने लगती है। मास्टर उस बोतल को फ्लोर पे न गिरने से बचाने के लिए अपने फैन पर ही रोक देता है। फिर मास्टर का ध्यान फैन पर जाता है, जहाँ पर भी उस बोतल के छींटे गिरे थे वहाँ जल चुका होता है। ये देखकर मास्टर मन ही मन कहता है, ग्रीन विट्रियल ऑयल, असल में ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है। मास्टर कुइंगे से कहता है, तुम अपने साथ इतनी डेंजरस चीज कैसे रख सकती हो? कुइंगे को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए वो बोलती है, वापस दो उसे। मास्टर कहता है, मैंने इस तरह का ग्रीन विट्रियल ऑयल कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं इसे जब्त करता हूँ। मास्टर उस बॉटल को दूसरे पाउच में बंद करते हुए अपने पास रख लेता है। ये देखकर कुइंगे को गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहती है, इस सल्फ्यूरिक एसिड को अच्छी तरह से बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगी है। कुइंगे मास्टर की ओर झपटते हुए कहती है, लाओ वापस दो उसे। मास्टर उसी तरह से खड़ा रहता है। ये देखकर कुइंगे ही घबराते हुए एक कदम पीछे ले लेती है। तभी मास्टर एक बुक कुइंगे के मुंह पे मारते हुए कहता है, ये बुक तुम्हारे पास हो सकती है। कुइंगे उस बुक को पकड़ती है जिस पर लिखा होता है एंशिएंट मेडिसिन डिस्कशन। कुइंगे उस बुक को खोलते हुए मन ही मन कहती है, ओ सल्फ्यूरिक एसिड के बदले एक बुक। तभी कुइंगे की आंखें चमक जाती है और वो मन ही मन कहती है, अरे वाह, इस बुक में तो कई पुराने खोए हुए नुस्खे लिखे हुए हैं और ट्रीटमेंट के कई ऐसे तरीके भी हैं जिसे एंशिएंट टाइम में लाइलाज माना जाता था। फिर कुइंगे उस बुक के राइटर का नाम पढ़ती है जो कि सू फैंग होता है। फिर कुइंगे खुश होते हुए कहती है, तो क्या ये बुक मेडिकल फिजिशियन सू फैंग ने लिखी है, जिन्होंने अपने मेडिकल स्किल्स के बदौलत 10,000 लोगों की जान बचाई थी? ये सुनकर मास्टर कहता है, हाँ तुम सही हो। कुइंगे खुश होते हुए मन में कहती है, मैंने सिस्टमेटिक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन और वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में ही सीखा था, जिसमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि एंशिएंट टाइम के बीमारियों का इलाज कैसे करें, और अब जब मेरे पास ये मेडिसिन बुक है तो मुझे एंशिएंट टाइम के चाइनीज मेडिसिन के बारे में गहराई से सीखने में मदद करेगी। अब तो क्लियरली मेरे मेडिसिन स्किल्स में इस बुक की मदद से काफी ज्यादा सुधार होगा। लेकिन एक मिनट, इस लड़के ने मेरी काफी बार मदद की। पहले तो मुझे लॉर्ड बनाने के लिए एम्परर से सिफारिश की और अब मुझे एक मेडिसिन बुक भी दी, लेकिन कुछ मुफ्त लंच करने जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने इसके साथ हमेशा ही बुरी तरह से बिहेव किया है। इसके बारे में 2 तरीके नहीं हैं। तो क्या मैं वो सुअर हूँ जिसे हलाल करने के लिए पाला जा रहा है? ये सब सोचने के बाद कुइंगे की सारी खुशी गायब हो जाती है। फिर कुइंगे थूक निकलते हुए कहती है, थैंक यू, चलो ऑनेस्ट रहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर मास्टर कहता है, तुम स्मार्ट हो, कल तुम मेरे रेजिस्टेंस आओ। ये सुनने के बाद कुइंगे आराम से बैठते हुए कहती है, अगर मैं आती हूँ तो क्या इससे मेरी इंसल्ट नहीं होगी? तभी मास्टर का ध्यान कुइंगे के हाथ के नीचे दबी बुक पर जाता है, जिसे लेने के लिए मास्टर कुइंगे की ओर आगे बढ़ते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आओ मेरे पास। मास्टर कुइंगे का मतलब समझ जाता है, इसीलिए वो वहीं खड़े खड़े हाथ लंबा करते हुए उस बुक को उठाकर देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर का जितार स्किल इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि तुम अच्छा सॉन्ग बजा लेती हो। कुइंगे उस बुक को छीन लेती है और कहती है, हे सब्जेक्ट मत चेंज करो, और मैं तो तुम्हारे हाउस नहीं आऊंगी, भले ही कोई कुछ भी सोचे, मैं तुम्हें अपना टीचर नहीं मानती। मास्टर कुइंगे को देखते हुए मन ही मन कहता है, ये युआन फ्लोइंग टून डोंगलिंग के सिटीजन ने लिखी थी। क्योंकि दोनों ही देशों के संबंध खराब है, इसीलिए ये धुन
इनकम्प्लीट थी और जनरेशन बाय जनरेशन इसे दिया भी नहीं गया था, तो फिर इसके पास वो कंप्लीट क्यों है। फिर मास्टर कुइंगे के सर पे मारता है, जिससे कुइंगे अपना सर सहलाते हुए कहती है, हे तुम क्या कर रहे हो, ये दर्द कर रहा है। मास्टर कुइंगे से कहता है, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, और हाँ कल आना मत भूलना। मास्टर के निकलते ही कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम फैंग और यिंग को देखते हैं, दोनों ही मास्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मास्टर को आता देख यिंग कहता है, क्या हुआ मास्टर, आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। फैंग यिंग को मारते हुए कहता है, चुप हो जा पगले, पनिशमेंट चाहिए क्या। मास्टर यिंग और फैंग से कहता है, इन्वेस्टिगेशन करो, कुइंगे के बायोलॉजिकल मदर के बारे में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये ऑर्डर मिलने के बाद फैंग और यिंग कहते हैं, ठीक है हम तुरंत इस काम पर लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुइंगे पर, जो कि अपने बेड पे लेटे हुए मन में कहती है, क्यों आखिर वो मुझे इस बार अपने रेजिस्टेंस क्यों बुला रहा है। क्या होगा अगर वो बस मेरा मजाक बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। क्या ये उसके लिए एक अच्छा मौका है मुझे परेशान करने का। कुइंगे उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। कुइंगे उस मेडिसिन बुक को उठा लेती है और कहती है, मैं कुइंगे खुद के इजाजत के बिना किसी को भी मेरे साथ कुछ भी करने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे मेडिसिन बुक दी ताकि मैं तुम्हारे पैरों में चुपचाप लेट जाऊं। मैंने अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम और प्रोफेशनल मेडिसिन लाइसेंस के एग्जाम्स को पास किया है, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी डरावनी हो सकती हूँ। कुइंगे बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए उस मेडिसिन बुक को पढ़ने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। पूरी रात पढ़ने की वजह से कुइंगे बैठे बैठे ही सो गई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें उस पूरी जगह की एक झलक दिखाई जाती है जहां पर अब कुइंगे रहने वाली है। वहां पर ढेर सारे सर्वेंट सामान को सेट कर रहे होते हैं और आंटी यू सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि इसे अच्छे से रखो, इसे ध्यान दो, ये टूटना नहीं चाहिए। फिर हम कुइंगे को देखते हैं जो कि एक बड़ा सा जार लेकर बैठी होती है। कुइंगे कहती है, आंटी यू मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। आंटी यू कुइंगे को समझाते हुए कहती हैं, जरा रुको कुइंगे, पहले याद तो कर लो कि किसने क्या प्रेजेंट तुम्हें भेजा है। असल में गाइस, क्योंकि अब कुइंगे लॉर्ड बन चुकी है, इसीलिए उसे ढेर सारे लोगों ने प्रेजेंट्स भेजे हैं जो कि आंटी यू सेटल कर रही हैं। कुइंगे मुंह बनाते हुए कहती है, आंटी यू लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी आंटी यू कहती हैं, ये देखिए यंग मिस, ये 9th प्रिंस का प्रेजेंट है। ये सुनकर कुइंगे शॉक हो जाती है और कहती है, क्या ये बुक वापस लेने के लिए यहाँ है। आंटी यू कहती है, बुक? अरे ये कोई बुक नहीं है, बल्कि ये कोलोग्राफी का सेट है। कुइंगे कहती है, अच्छा ठीक है, फिर मुझे देखने दो। एक सर्वेंट अच्छे से उस कोलोग्राफी को खोलकर कुइंगे को दिखाता है, जिस पर लिखा होता है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो और उसकी टीचिंग की भी। ये देखकर कुइंगे को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या उसे टीचर बनने की लत लग गई है। तभी वहाँ पर स्टेप मदर जिंगलान के साथ आ जाती हैं और कुइंगे से कहती है, ओ माय लॉर्ड, आप तो बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि हम सही समय पर आए हैं या नहीं। उन दोनों को देखने के बाद कुइंगे कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों हो। जिंगलान कहती है, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ माय लॉर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे गलत कामों को अपने दिल पर नहीं लेंगी। ये सुनकर कुइंगे कहती है, ओ दोबारा, क्या तुम इतना दिखावा करते करते थकती नहीं हो। तभी कुइंगे का ध्यान उसी कोलोग्राफी पर जाता है। उसे देखकर कुइंगे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। कुइंगे उस कोलोग्राफी को हाथ में ले लेती है और कहती है, इसके बारे में क्या, अगर तुम मेरा एक काम करती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो ये लो 9th प्रिंस की लिखी कोलोग्राफी, इसका ध्यान रखो। ये सुनकर जिंगलान और उसकी सर्वेंट दोनों ही सोचती हैं, क्या बस इतना ही करना है। कुइंगे बोलती है, तुम लोग क्या सोच रहे हो। स्टेप मदर कुइंगे को देखते हुए मन ही मन कहती हैं, भले ही ये अब डम नहीं रही, लेकिन पिछले 10 सालों में उसने जो भी डेवलप किया है उसे इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता।
ऐसा लगता है कि मैं चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। स्टेप मदर क्विंगे से कहती है, ठीक है फिर जैसा तुम कहो हम वैसा ही करेंगे। ये काम हो जाने के बाद जिंगलान तुम्हारी अपनी अच्छी बहन बनकर रहेगी। स्टेप मदर अपनी सर्वेंट को इशारे से कहती है, आगे बढ़ो और उस कोलोग्राफी को ले लो। क्विंगे भी एक कदम आगे लेके तैयार होती है कुछ करने के लिए, लेकिन तभी जिंगलान रोकते हुए कहती है, 9th प्रिंस की कोलोग्राफी बहुत ही कीमती है और मैं एक अनाड़ी, मुझे डर है कि मैं इसकी देखभाल सही से नहीं कर पाऊंगी। इसी के साथ जिंगलान मन में कहती है, आखिर तुम होती कौन हो मुझे देखभाल करने के लिए ये कोलोग्राफी देने वाली। ये सुनकर क्विंगे कहती है, क्या सच में? क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे डर है कि अगर मैं इस बारे में किसी को बताऊंगी तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि नानचू की सेकंड सबसे टैलेंटेड लेडी एक कोलोग्राफी के छोटे से टुकड़े की देखभाल नहीं कर सकती। ओ आंटी यू, ऐसा लगता है कि मेरे सिस्टर के टैलेंटेड होने की अफवाहें सच में अफवाह ही है, और अगर ये सच सबके सामने आता है तो मुझे डर है कि फादर को इसे भी कवर करना पड़ेगा। ये सब सुनते हुए जिंगलान गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। तभी स्टेप मदर कहती है, जिंगलान को ये टाइटल मिला क्योंकि वो इसके लायक है, यहाँ किसी अनलकी की तरह नहीं। स्टेप मदर उस मेड को आगे भेजते हुए कहती हैं, अरे तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? तुम अगर इतनी धीमी रही तो कहीं लॉर्ड अपने शब्दों पर रिग्रेट न करने लगे। वो मेड घबराते हुए और बहुत ही केयरफुल होकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन क्विंगे उस कोलोग्राफी को उनकी ओर फेंक देती है, जिससे कि वो तीनों ही घबरा जाते हैं। वो मेड उस कोलोग्राफी को अच्छी तरह से कैच कर लेती है। ये देखकर तीनों के ही जान में सांस आती है। क्विंगे ताली बजाते हुए कहती है, देखा, मैं जानती थी कि इस कोलोग्राफी की देखभाल करना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। सिस्टर, आप इससे सहमत है ना? स्टेप मदर कहती हैं, क्विंगे प्लीज हमें बताइए, क्या आपके पास कोई और इंस्ट्रक्शंस हैं? क्विंगे कहती है, फिर तो आप लोग 9th प्रिंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। हर दिन अगरबत्ती जलाकर उसके सामने घुमाइए, हर दिन उसे झाड़िए ताकि उस पर धूल ना रहे, और रात को उसे सील कर कर रख दीजिए। मेरी ओर से आंटी यून हर दिन तुम पर निगरानी करेंगी। ये सुनकर तो जिंगलान भी मन में कहती है, मदर आपको क्या जरूरत थी पूछने की? स्टेप मदर भी मन में कहती है, फालतू में पूछ लिया। क्विंगे आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, अगर कैलीग्राफी जरा सा भी गंदी या खराब होती है तो उसका परिणाम आप लोग भुगतोगे। ये सुनकर स्टेप मदर गुस्से से कहती है, क्विंगे क्या तुम हमें फूल बनाने की कोशिश कर रही हो? तभी वहाँ पर चांसलर आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने ये सब हंगामा दूर से ही सुना, और अब यहाँ क्या हो रहा है? जिंगलान फटाक से कहती है, फादर मैं यहाँ पर सिस्टर को लॉर्ड बनने के लिए बधाई देने आई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि। चांसलर जिंगलान की बात कंप्लीट होने से पहले ही कह देते हैं, ठीक है ठीक है। फादर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, क्विंगे मेरे पीछे आओ स्टडी रूम में। जिंगलान खुश होते हुए कहती है, सिस्टर फादर को फिर से गुस्सा मत दिलाना। ये सुनकर क्विंगे गुस्से से कहती है, जिंगलान क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? इससे स्टेप मदर और जिंगलान दोनों ही घबरा जाते हैं और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। जिंगलान की मेड मन ही मन कहती है, अरे वाह, यंग मिस तो बहुत ही कूल हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्टडी रूम में फादर को देखते हैं, जो कि क्विंगे से कहते हैं, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। क्विंगे कहती है, फादर मैंने सिर्फ उसे 9th प्रिंस की लिखी कैलीग्राफी की देखभाल करने के लिए कहा। ये सुनकर चांसलर कहते हैं, मैं ये पूछने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ। क्विंगे कंफ्यूज होते हुए कहती है, ये नहीं तो फिर और क्या? फिर क्विंगे शॉक होते हुए मन में कहती है, तो क्या बेंजियाओ की आइडेंटिटी रिवील हो गई है? फादर को इतना नाखुश देख क्विंगे और घबरा जाती है और मन में कहती है, तो क्या मुझे इन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए? क्या वे समझेंगे? मुझे आशा है कि ये उसके बारे में नहीं है। तभी फादर कहते हैं, क्विंगे 9th प्रिंस आपको पब्लिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या तुमने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये सुनकर क्विंगे कहती है, 9th प्रिंस, ओ तो ये इसके बारे में है। फादर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, क्विंगे
सिर्फ मूरोंग फैमिली को चैलेंज करने के लिए ही एम्परर ने तुम्हें लॉर्ड नहीं बनाया, क्योंकि पिछले एम्परर को मूरोंग फैमिली ने प्रोटेक्ट किया था, जिससे कि उन्होंने फैसला लिया और ये क्लियर किया कि नानचू की एम्प्रेस सिर्फ उसी फैमिली से आ सकती है। इससे मूरोंग फैमिली की पावर्स हर जनरेशन के साथ बढ़ी, जिसने एम्परर को ही किनारे कर रखा है। क्लियरली एम्परर आपके लॉर्ड बनने के इस मुद्दे का यूज मूरोंग फैमिली को डराने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर क्विंगे शॉक होते हुए कहती है, कोई आश्चर्य नहीं कि बैंक्वेट में वे मुझसे कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही थीं और मुझे लगा कि उन्हें बस इस बात की तकलीफ हो रही है कि मैं लॉर्ड बन रही हूँ, इसलिए वो बस अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। फादर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या? फिर क्विंगे हंसते हुए कहती है, मैं तो बस उनके अच्छे बिहेवियर की तारीफ कर रही थी। फादर मन में 9th प्रिंस को सोचते हुए कहते हैं, तो क्विंगे को उसका स्वभाव अच्छा लगता है। आजकल के यंग लोगों को मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता। फिर फादर खांसते हुए पूछते हैं, क्विंगे क्या तुम नाखुश हो? क्विंगे कहती है, बिल्कुल नहीं। फादर क्विंगे के सर को सहलाते हुए कहते हैं, यहाँ तक कि अगर तुम लॉर्ड भी नहीं होती तो भी कैपिटल में कोई तुम्हें धमकाने में सक्षम नहीं होता। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्विंगे ठीक है कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। फादर क्विंगे को जाते हुए देखते हैं, फिर घूमकर कहते हैं, मूरोंग रेजिडेंस की पावर्स अनियंत्रित रूप से बढ़ती जा रही है और मैं आपके लिए इस बर्डन को उठाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम क्विंगे को अपने रूम की ओर जाते हुए देखते हैं। क्विंगे गुस्से से मन ही मन कहती है, धत तेरी की, वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मैं उसके रेजिडेंस पर नहीं जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं उसे देखने नहीं जाती हूँ तो क्या वो गॉड ऑफ वॉर पागल हो जाएगा और क्या वो अपना गुस्सा बेचारे निर्दोष लोगों पर निकालेगा? अगर वो बस इस कारण से पूरे वर्ल्ड को खत्म करता है, फिर तो मैं एक बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है कि मैं उसे संभाल नहीं सकती। फिर तो क्विंगे इमेजिन करने लगती है कि वो अपने निडल और पॉइजन की मदद से उसकी वाट लगा देगी। ये सब सोचकर क्विंगे का दिल खुश हो जाता है और वो गाना गाते हुए आगे निकल जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। क्विंगे पिछली बार की तरह ही इस बार भी बेंजाओ बनकर अपने ही घर के दीवार को चढ़कर दूसरी ओर उतरती है। बाहर आ जाने के बाद क्विंगे कहती है, मैं हर बार इस तरह से नहीं आ सकती, मुझे यहाँ पर कुछ रखना चाहिए। तभी क्विंगे के पीछे से कोई डरावनी आवाज में कहता है, मेडिकल फिजिशियन बेंजाओ, प्लीज मेरे पीछे आओ। उसे देखकर क्विंगे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, ये क्या बला है, मुझसे दूर रहो। फिर वो आदमी कहता है, अरे डरो मत, मैं यिंग हूँ। क्विंगे तो अपने पास से पॉइजन्स की बोतल निकाल लेती है और कहती है, यिंग तुम तो मुझे एक मॉन्स्टर पिग की तरह दिख रहे हो। यिंग रोते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर क्विंगे शॉक होते हुए कहती है, मेरी वजह से? इसी के साथ यिंग अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और क्विंगे को बताने लगता है कि कल मास्टर अपने रेजिडेंस के दरवाजे पर खड़े थे, जिन्हें उस तरह से देखकर यिंग ने कहा, मास्टर आप फिर से दरवाजे पर क्या कर रहे हो? क्या आप इंतजार कर रहे हैं यंग मिस क्विंगे का? उसके बाद तो मास्टर ने यिंग की क्या हालत की, ये आप लोग देख ही सकते हो। फिर मास्टर कहता है, अगर तुमने इसी तरह बकवास करना जारी रखा तो मैं तुम्हारी सजा 2 गुना कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद क्विंगे जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। यिंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हंसने की? मैं तुम्हारी वजह से इस तरह से बाहर निकला हूँ। क्विंगे हंसते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस चेहरे की मदद करूं? यिंग कहता है, नहीं नहीं, मास्टर ने आपको लाने के लिए कहा है। ये सुनकर तो क्विंगे वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर यिंग फटाक से क्विंगे के कपड़े पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज मेरी मदद कर दो, अगर मुझे दोबारा सजा दी गई तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। क्विंगे अपने मन में कहती है, मैं इस मौके का फायदा उठा सकती हूँ, ये जानने में कि फादर ने जो कुछ भी मुझसे कहा
क्या वो सच है? क्या वाकई में नाइन्थ प्रिंस और एम्परर दोनों ही मिलकर मोरॉन्ग फैमिली के खिलाफ मेरा यूज कर रहे हैं? फिर कुइंगे कहती है, जो कि तुमने इतनी ईमानदारी से मुझसे रिक्वेस्ट की है तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। यिंग खुश होकर कहता है, मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ, आइए, मास्टर वहाँ गैरेज में हैं। कुइंगे के गैरेज में घुसते ही मास्टर कहता है, मुझे ये बहुत ही हैरान करता है कि तुम्हारे पंख कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे बताओ कि कल तुम क्यों नहीं आई? कुइंगे बड़े ही आराम से बैठते हुए कहती है, मैं नहीं आई? आपको क्या लगता है, क्या है इसका आंसर? ये सुनकर मास्टर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि वो मेरी प्लानिंग पहले से ही जानती है। कुइंगे मास्टर को देखते हुए मन में कहती है, इसके रिएक्शन से तो ये सब सच लगता है। अगर फादर ने मुझे सब कुछ सही से बताया ना होता तो मुझे कभी भी इस पर डाउट नहीं होता। कुइंगे मास्टर के एकदम क्लोज जाते हुए कहती है, तुम्हारे पास मुझसे मिलने का कोई कारण नहीं था, बस तुम ये चाहते थे कि दूसरे मुझे तुम्हारे पास आते हुए देखें। तुम बस इतना चाहते हो कि लोग ये सोचें कि तुम चांसलर की बेटी के करीब हो, है ना? मास्टर कहता है, अगर तुमने अंदाजा लगा ही लिया था तो कल तुम क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ करूँगा? ये सुनकर कुइंगे कहती है, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो क्या अब भी मुझे लोगों के सामने तुम्हारे साथ एक शो करने की जरूरत है? इससे मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और बाहर यिंग इनकी सारी बातें कान लगाकर सुनते हुए कहता है, आधी रात को वो छुपके से एक दूसरे से मिलते हैं और अब वे एक साथ इस गैरेज में रुके हुए हैं, एक सिंगल मैन और एक सिंगल वुमेन। तो क्या वे दोनों? तभी अंदर से धड़ाम की आवाज आती है। ये सुनकर यिंग दूर होते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था मास्टर। फैंग फटाक से गैरेज में झांकते हुए कहता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? अंदर देखने के बाद यिंग हंसते हुए कहता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। फिर हमें गैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कुइंगे मास्टर के ऊपर होती है और मास्टर ने भी उसे टाइटली पकड़ रखा होता है। ये देखकर कि यिंग और फैंग दोनों ने ही उसे मास्टर के साथ इस सिचुएशन में देख लिया है, कुइंगे ब्लश करने लगती है। मास्टर उन दोनों को बड़े ही गुस्से से कहता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। यिंग फैंग को खींचते हुए कहता है, ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं। उन दोनों के जाने के बाद भी मास्टर और कुइंगे दोनों ही उसी पोजीशन में होते हैं। तभी कुइंगे कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के इंसान होंगे। कुइंगे रोते हुए कहती है, तुमने मेरा फायदा उठाने के मकसद से मुझे नीचे खींचा और अब तुम्हारे सर्वेंट ने भी हमें देख लिया है। एक इनोसेंट लेडी के तौर पर मेरी रेपुटेशन तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। मास्टर ये सब सुनते हुए मन में कहता है, मुझे पता है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी मैं खुद को इतना नर्वस महसूस क्यों कर रहा हूँ? आखिर ऐसा क्यों है? कुइंगे खड़े होते हुए कहती है, देखो तुम मुझे अभी भी छोड़ नहीं रहे हो। आखिर मुझे बताओ कि तुम मुझे कब जाने देने वाले हो? असल में मास्टर के हाथ अभी भी कुइंगे के कमर पर ही हैं। कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो। ऐसा कहने के साथ कुइंगे अपने पास से एक निडल निकाल लेती है और उसे मास्टर के हाथ की ओर बढ़ाती है, लेकिन मास्टर फटाक से कुइंगे के हाथ को झपटते हुए पकड़ लेता है और कुइंगे के क्लोज जाते हुए गुस्से से कहता है, ये फिर से? कुइंगे अपने घबराहट को छुपाते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है, तुम्हारे हाथ थोड़े इची लगते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? मास्टर कुइंगे के हाथ को छोड़कर अपने हाथ को देखने लगता है, जिससे कि कुइंगे को मौका मिल जाता है और वो तुरंत अपने निडल को मास्टर के गले के पास ले जाती है। मास्टर अपने गर्दन को हटाते हुए मन में कहता है, नहीं, मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, फिर से नहीं। ऐसा कहने के साथ मास्टर कुइंगे के हाथ को पकड़ लेता है और पीछे की ओर धक्का देता है, जिससे कि कुइंगे कैरेज में टकराकर बैठ जाती है। मास्टर कुइंगे से कहता है, अगर तुम ऐसे ही इधर उधर उत्पात मचाती रही तो मैं। कुइंगे मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। मैं कहूँगी कि कोई मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मास्टर गुस्से से कहता है,
तुम क्यों? फिर तो कैरेज में से चरमराहट की आवाज आने लगती है। ये देखते हुए यिंग कहता है, अंदर चीजें बहुत ही गहराई से मालूम पड़ती हैं। तभी अचानक कैरेज आगे की ओर जाने लगता है। ये देखकर तो यिंग की आंखें ही बाहर आ जाती हैं। फैंग फटाक से कैरेज के पास भागकर पहुंचते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? ऐसा कहने के साथ जैसे ही वो कैरेज के पर्दे को खोलता है, उसे अंदर धुआं ही धुआं दिखता है। फैंग हैरान होते हुए कहता है, वहाँ अंदर क्या है? फिर तो अंदर से बस चिल्लाते हुए आवाजें ही सुनाई देती है, जैसे कि अंदर मत आओ, ओ किसी ने मुझे कुछ चुभाया, मुझसे दूर हटो। फिर हम देखते हैं कुइंगे उस धुएं में से बाहर निकलती है और कहती है, ये है, मैं कामयाब हो गई, ये टाइम है भागने का। कुइंगे के भाग जाने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है कैरेज के अंदर। मास्टर धुएं से बचने के लिए खुद की नोज को कवर कर कर खड़ा होता है और कहता है, वो बचकर भाग गई, तुम लोग जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। तभी अचानक मास्टर चौंक जाता है, क्योंकि धुआं हटने से वो यिंग और फैंग को देख पाता है, जो कि कुछ ज्यादा ही फूक गए होते हैं। यिंग परेशान होते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं तो कुछ ज्यादा ही फूक गया हूँ। असल में ये धुआं पॉइजनस था, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। मास्टर इससे बच गया क्योंकि उसने खुद की नोज को कवर करके रखा था, लेकिन बेचारे यिंग और फैंग फंस गए। मास्टर गुस्से से अपने सर पे हाथ रख लेता है। तभी मास्टर उस बोतल को उठाता है जिसमें से ये धुआं निकला था और गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुंह कुइंगे कि तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? ऐसा तो बस तुम्हारे सपनों में ही हो सकता है। और फैंग, तुम यहाँ से निकलने के बाद इन्फोर्समेंट हॉल जाना अपनी पनिशमेंट रिसीव करने। ये सुनकर यिंग कहता है, मास्टर मेरा क्या? मास्टर कहता है, यिंग, तुम्हें डबल पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, बस तुम वहाँ 1 महीने के लिए रहो और अब यहाँ से निकलो। ये सुनकर यिंग रोते हुए कहता है, नहीं। नेक्स्ट सीन में हम कुइंगे को देखते हैं, जो कि उनसे काफी दूर आ गई होती है और अपने पास से एक बोतल निकालते हुए कहती है, अरे वाह, ये न्यू स्मोक स्प्रे इतना भी बुरा नहीं है। वैसे ये बहुत बुरा है, मैंने तो बस उन दोनों गार्ड्स को सिल्वर निडल ही चुभाया। मैं तो ये देखने के लिए मर रही हूँ कि वो मास्टर कैसा दिखेगा। फिर तो कुइंगे मास्टर को इमेजिन करने लगती है। तभी कुइंगे के बाजू से गुजर रहे 2 आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं, तुमने देखा चांसलर के घर के पीछे की दीवार पर कितना भद्दा फ्लावर बना है? वैसे तुम्हें क्या करना है? कौन सी वो तुम्हारी दीवार है? कुइंगे शॉक होते हुए कहती है, फ्लावर, वो भी चांसलर रेजिडेंस के पीछे साइड। कुइंगे फटाक से वहाँ जाकर चेक करती है। वहाँ पर कुइंगे का ही डिसाइड किया हुआ फ्लावर बहुत ही बड़े शेप में बना होता है। ये देखकर कुइंगे खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब बिग बिजनेस। नेक्स्ट सीन में हमें 1000 फ्लावर टावर दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनजी की मेट कुइंगे को देखने के बाद कहती है, आप आ गए मैडम, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। तभी कुइंगे परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पीछे से यूनजी कहती है, मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ, आप आ गए। मैंने सुना कि आप यहाँ आए हो तो मैं, अरे कहाँ गए आप? कुइंगे मैडम मेई के रूम के बाहर पहुंच जाती है और कहती है, मैडम मेई, मैं यहाँ हूँ। रूम के अंदर इतने सारे गोल्ड टेल्स को देखकर कुइंगे खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही सुंदर नजारा है। कुइंगे वहाँ से निकलते हुए कहती है, ओ नो, कहीं मैं गलत रूम में तो नहीं आ गई ना। तभी मैडम मेई कहती हैं, मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ, आखिरकार आप यहाँ आ ही गए। आपसे ट्रीटमेंट पाने के लिए दौलत के देवता खुद ढेर सारी मनी लेकर आपके पास आए हैं। कुइंगे को रूम में खींचते हुए मैडम मेई कहती हैं, माय लॉर्ड, इनसे मिलिए, ये है मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ, ये यहाँ रखे हर एक मनी के लायक हैं। फिर कुइंगे का ध्यान भी उस आदमी पर जाता है जो कि बैठा होता है और बहुत ही गुस्से से कुइंगे को देख रहा होता है। कुइंगे अपने मन ही मन कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे रिवेंज लेने आया है। कुइंगे उस आदमी को देखते हुए मैडम मेई से कहती है, ये आदमी खतरनाक लगता है, क्या आप श्योर हैं कि ये आदमी आपका कोई दुश्मन नहीं है जो आपसे बदला लेने आया हो? मैडम मेई कहती हैं, क्या आपने कभी ऐसे दुश्मन को देखा है जो कि बदला लेने की बजाय आपको पैसे दे? फिर कुइंगे उस आदमी से बोलती है, मेरा नाम बेंजियाओ है, आप मुझे पेशेंट के पास ले चलो।
ये सुनकर वो आदमी भड़कते हुए कहता है, मैडम मेई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक छोटे बच्चे को यहाँ लाई हैं। क्या ये छोटा बच्चा मेरे यंग मास्टर को ठीक करने के काबिल है? उस आदमी की बातें सुनते हुए कुइंगे को भी गुस्सा आ रहा होता है। मैडम मेई कहती हैं, आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की इंसान हूँ जो एक छोटे से मजाक के लिए अपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन को बर्बाद करने का सोचूंगी? देखिए, आप इस बुक को उसके कवर से ही जज मत करिए। ये सच में मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ ही हैं। कुइंगे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने सामान को पटकते हुए कहती है, मैं क्विट करता हूँ। फिर तो कुइंगे मुंह फुगाकर बैठ जाती है। वो आदमी कुइंगे को मनाते हुए कहता है, मुझे ऐसा कहने के लिए माफ कर दीजिए और प्लीज मेरे साथ मेरे यंग मास्टर का ट्रीटमेंट करने के लिए चलिए। कुइंगे कहती है, अच्छा तो मेरी फीस का क्या? ये सुनकर वो आदमी बोलता है, हम इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं तब तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुइंगे कहती है, ये सब जो यहाँ पर है ये तो बस मेरे पेशेंट तक जाने की फीस है। बाकी असल में ट्रीटमेंट की फीस आपको इसकी 10 गुना देनी होगी। अब आपको तो पता ही होगा कि मेरे जैसे यंग बच्चों के लिए ये तो एक नॉर्मल शौक है। एग्जाम्पल के लिए ढेर सारा पैसा। ये सुनकर वो आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं। उस आदमी को इस तरह से देख कुइंगे और मैडम मेई दोनों ही घबरा जाते हैं और कुइंगे फटाक से अपनी निडल्स निकाल लेती है और कहती है, तुम मुझे ऐसे ही डरा नहीं सकते। लेकिन तभी वो आदमी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी स्वॉर्ड आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर आप मेरे मास्टर को बचा लेते हैं तो हम आपको 10 गुना पे करने के लिए तैयार हैं और अगर तुम चाहो तो मेरा सिर काट सकते हो। मैं इसके लिए शिकायत नहीं करूंगा और फ्यूचर में आपके लिए किसी भी तरह की गलत थॉट्स को दिमाग में नहीं आने दूंगा। ये सुनकर कुइंगे शॉक होते हुए कहती है, क्या? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो आदमी कुइंगे और मैडम मेई को अपने यंग मास्टर के पास लेके जा रहा होता है। वो कुइंगे को बताते हुए कहता है, मेरे यंग मास्टर पिछले 5 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनका ट्रीटमेंट करने में कैपिटल का कोई भी फिजिशियन कामयाब नहीं हुआ। और फिर मैडम मेई ने मुझे आपके बारे में बताया। मैं इन पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने छोटे होंगे। कुइंगे कहती है, ये सब ठीक है जब तक कि मेरे ट्रीटमेंट करने पर मुझे पेमेंट मिलती है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि आप इतने ज्यादा समझदार होंगे यंग मास्टर बेंजियाओ। फिर कुइंगे उस रूम में एंटर कर जाती है जिसमें वो पेशेंट है। पीछे से मैडम मेई मन ही मन कहती है, ये आदमी इतना खुश क्यों लग रहा है जबकि इसे ट्रीटमेंट के लिए 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। लगता है ये एक बहुत ही सिंपल माइंडेड पर्सन है। कुइंगे मन ही मन कहती है, मैं उसके बीमारी के बारे में एक्साइटेड हूँ जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। कुइंगे को अपने सामने एक बेड दिखता है जिस पर कोई बैठा है। कुइंगे उन पर्दों को हटाकर सामने की ओर देखती है जहाँ पर एक हैंडसम आदमी बैठा होता है। उस आदमी को ध्यान से देखने के बाद कुइंगे शॉक हो जाती है और उसे एनजे कहते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। इसी के साथ हम कुइंगे की पिछली लाइफ का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कुइंगे एक डॉक्टर थी और उसका नाम भी मू कुइंगे ही था। एक दिन उसके डायरेक्टर उसके पास एक लड़के को लेकर आए और बताया कि इसका नाम एनजे है और ये यहाँ का एक न्यू डॉक्टर है। तुम्हें इसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। अब से ये तुम्हारे अंडर रहेगा और सब कुछ अच्छी तरह से सीखेगा। फिर वो कुइंगे को साइड में लाते हुए कहते हैं, सुनो, ये ना हमारे डीन का बेटा है और टॉप स्टूडेंट भी है। तुम्हें इस मौके को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, इसका फायदा उठा लो। ये सुनकर कुइंगे कहती है, डायरेक्टर आप मेरे साथ मजाक मत करिए, वो मुझसे छोटा है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। कुइंगे एनजे को देखते हुए मन ही मन कहती है, क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट रह चुका है तो उसे संभालना आसान होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुइंगे एनजे का कान खींचते हुए कहती है, हे क्या तुमने बेड नंबर 23 के पेशेंट का चेकअप नहीं किया? वो कब से इस पर कंप्लेन कर रहे हैं। एनजे भी कहता है,
सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी जाके देखता हूँ। अगले सीन में फिर से क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें पेशेंट के रिपोर्ट को बनाने के लिए सही तरीके का यूज करना चाहिए। ये सब क्या तुमने गलत सलत लिखा है? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? एनजे घबराते हुए कहता है, ये मेरी गलती है। क्विंगे शांत होते हुए कहती है, क्या तुम सच में टॉप की स्टूडेंट हो? एनजे हंसते हुए कहता है, वैसे तो मैं हूँ, लेकिन आपके जितना अच्छा नहीं हूँ डॉक्टर मू। ये सुनकर क्विंगे कहती है, मुझसे मीठी मीठी बातें करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ एक बार फिर रिपीट करती हूँ, जो कि तुम्हें लास्ट टाइम याद रखने की जरूरत है। इसके बाद मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, एक दिन एनजे रोज लेकर क्विंगे को मिलने आता है, लेकिन वो तभी सुनता है कि एक दूसरे डॉक्टर क्विंगे से कहते हैं कि क्या आप श्योर हैं कि आप मेडिकल हेल्प के लिए वॉर जोन में जाना चाहती हैं? डॉक्टर मू, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्विंगे कहती है, हाँ मैं श्योर हूँ। एक डॉक्टर के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मरने वाले लोगों और घायल लोगों की मदद करूँ। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब तक कि मैं दूर हूँ, प्लीज आप एनजे का ख्याल रखिएगा। वो एक सिली बॉय है, हालांकि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। क्विंगे की ये सारी बातें एनजे वहीं खड़ा होकर सब सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉर जोन दिखाया जाता है, जहां पर अभी भी वॉर हो रही होती है और घायल लोगों को आर्मी बेस के मेडिकल टेंट में लाया जाता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। वहां पर भी क्विंगे एनजे को मारते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों आए थे? क्या तुम्हें लगता है कि ये हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी? ये वॉर जोन है, इसीलिए यहाँ से अपने घर चले जाओ। एनजे कहता है, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। फिर तो क्विंगे एनजे के कान खींचते हुए कहती है, तुम सिर्फ एक बच्चे हो और तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत ही किसे है? तभी एनजे का ध्यान सामने की ओर जाता है, जहां पर एक आदमी अपनी गन से शूट करता है, जिसे देखकर एनजे कहता है, क्विंगे यहाँ से भाग जाओ। और वो बुलेट सीधा एनजे को लगती है, जिससे कि क्विंगे रोने लगती है और कहती है, एनजे। एनजे क्विंगे को शांत करते हुए कहता है, रो मत। क्विंगे एनजे को बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी और बात करना बंद करो। एनजे कुछ भी नहीं सुनता और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ आसपास कोई नहीं है। और इसी के साथ एनजे की डेथ हो जाती है, जिससे कि क्विंगे बहुत ज्यादा रोने लगती है और खुद से कहती है, ये सब मेरी गलती है। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक से रियलिटी में आते हैं, जहाँ पर सच में क्विंगे अभी भी रो रही होती है। वो पेशेंट क्विंगे के आंसू पोंछते हुए कहता है, आप रो क्यों रहे हो? असल में क्विंगे एनजे की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। क्विंगे उस पेशेंट को देखते हुए कहती है, एनजे। फिर तो क्विंगे उस आदमी को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, क्या ये तुम हो? तुम जिंदा हो? क्या तुम मरे नहीं? क्विंगे अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम इस तरह भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। ये सब सुनने के बाद वो आदमी कहता है, यंग मास्टर, आपने मुझे गलत इंसान समझ लिया है। फिर तो वो आदमी अपने मुंह पे हाथ रखते हुए खांसने लगता है। ये देखकर क्विंगे कहती है, तुम्हारी उंगलियां, तुम्हें पॉइजन दिया गया है। जोर से खांसने की आवाज सुनकर मैडम मेई और वो गार्ड दोनों ही अंदर आ जाते हैं। वो गार्ड देखता है कि उसके यंग मास्टर बहुत ज्यादा खास रहे हैं और बेंजियाओ उन्हें पकड़ा हुआ है। अपने मास्टर के हाथों में खून देखकर उस गार्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या कर दिया है? उसकी स्वॉर्ड जस्ट क्विंगे को लगने ही वाली होती है कि तभी वो आदमी कहता है, क्विंग हुआ, रुक जाओ। फिर हम देखते हैं क्विंगे को, जिसके जस्ट गले पे ही वो स्वॉर्ड रुकी होती है। क्विंगे घबराते हुए मन में कहती है, थैंक गॉड मैं बच गई। तभी वो आदमी कहता है, क्विंग हुआ, मैं ठीक हूँ, तुमने कुछ गलत समझ लिया था। ये सुनकर क्विंग हुआ माफी मांगते हुए कहता है, यंग मास्टर बेंजियाओ, मुझे माफ कर दीजिए मेरी इस गलती के लिए। क्विंगे शांत होते हुए कहती है, जाने दो, भूल जाओ इसे। और तुम इतने कमजोर हो फिर भी कह रहे हो कि तुम ठीक हो? तुम्हें इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। लाओ मैं तुम्हारी पल्स चेक करता हूँ। ये सुनकर वो आदमी अपना हाथ देते हुए कहता है, फिर मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। क्विंगे पल्स चेक करने के बाद शॉक होते हुए कहती है,
तुम जल्द ही मर सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, वो भी 5 पॉइजन पाउडर। ये सुनकर क्विंग हुआ खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, आपने इतना जल्दी पता लगा लिया कि ये कौन सा पॉइजन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप इसका इलाज कर सकते हैं? मैडम मेई थोड़ा सोचती हैं और निराश होते हुए कहती हैं, 5 पॉइजन पाउडर, ये तो बहुत ही रेयर और डेंजरस है, इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल फिजिशियन सू फेंग भी इसका इलाज नहीं खोज पाएंगे। क्विंग हुआ मैडम मेई से कहता है, लेकिन सिर्फ मेडिकल फिजिशियन सू फेंग इसका इलाज करने में कामयाब नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ भी ये नहीं कर सकते। तभी क्विंगे कहती है, एक टाइम था जब मेरे लिए इस तरह के पॉइजन को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं इसका इलाज कैसे करूं। इसके साथ ही क्विंगे मन में कहती है, मॉडर्न एरा में तो इस पॉइजन को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस एरा में इसे ठीक करना इम्पॉसिबल है। क्विंग हुआ फिर से गुस्से में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, क्विंग हुआ, इतने रूड मत बनो, और मुझे कितने बार तुम्हारे लिए खुद को दोहराना होगा? क्विंग हुआ शांत हो जाता है और कहता है, जैसा आप कहें मास्टर। क्विंगे गुस्से से अपने सर पर हाथ रख लेती है और कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी के साथ भी कुछ गलत है। तभी वो आदमी कंटिन्यू करते हुए कहता है, चूँकि इस पॉइजन का कोई भी इलाज नहीं है, तो ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकता। ये सब सुनकर क्विंगे बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और उसे उस आदमी के अंदर एनजे दिखता है, जो कि मुस्कुराते हुए क्विंगे से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहाँ रहूंगा, यहाँ तक कि दुनिया के अंत में भी। वो आदमी क्विंगे से कहता है, मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करिए। क्विंगे थोड़ा सोचने के बाद कहती है, मैं इस बात को श्योर करता हूँ कि तुम जिंदा रहोगे, तो इसकी चिंता मत करो। ये सुनकर क्विंग हुआ रोने लगता है और क्विंगे का पैर पकड़कर कहता है, यंग मास्टर बेंजियाओ। क्विंगे उससे कहती है, हे तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पैर को छोड़ो। वो आदमी अपने हाथ को सहलाते हुए मन में कहता है, जब यंग मास्टर बेंजियाओ ने मेरी पल्स चेक की तो मैंने नोटिस किया कि उनकी उंगलियां बहुत ही पतली और सॉफ्ट हैं। वे किसी ऐसे आदमी के हाथ नहीं लग रहे थे जो हर्बल मेडिसिन को संभालते हो। फिर तो वो ब्लश करने लगता है और मन में कहता है, क्या किसी आदमी के हाथ इतने कोमल हो सकते हैं? क्विंग हुआ कहता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आखिर आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्विंगे भी उसे देखते हुए कहती है, तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकते हो। तुम्हारा किसी भी तरह से इतना ज्यादा इमोशनल होना पॉइजन के फ्लो की स्पीड को बढ़ा देगा, जिससे कि पॉइजन और भी तेजी से तुम्हारी बॉडी में फैलेगा। ये सब सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस बहुत ज्यादा ही हैप्पी हूँ। उन लोगों को इस तरह से बातें करता देख मैडम मेई मन में कहती है, ऐसा लगता है कि मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ इस पेशेंट का इलाज अपने बाकी सारे पेशेंट से अलग तरीके से कर रहे हैं। क्या ये ज्यादा फीस मिलने की वजह से है, जो कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती? तो मुझे सबसे पहले ये सारी बात अपने लॉर्ड को बतानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम आधी रात को एक नकाबपोश को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से कहीं जा रहा होता है। तभी वो एक घर के सामने उतरता है और डोर को नॉक करता है। एक सर्वेंट डोर खोलकर नकाबपोश को देखता है और हमें ये पता चलता है कि ये नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि मैडम मेई है। मैडम मेई अपने पास से एक टोकन दिखाती हैं, जिसे देखने के बाद वो सर्वेंट उन्हें अपने साथ अंदर ले लेता है। मैडम मेई कहती हैं, क्या प्रिंस अपने रूम में आराम नहीं कर रहे हैं? वो सर्वेंट कहता है, नहीं, जब से प्रिंस वापस आए हैं तब से वो सिर्फ अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। वो इस रूम में है, अब मैं जा रहा हूँ। उस सर्वेंट के चले जाने के बाद मैडम मेई मन में कहती हैं, मैं उनका इंतजार कर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो रूम के अंदर घुसती हैं, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाती हैं, जिससे कि प्रिंस को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ कोई आया है और वो फटाक से एक स्लैश पीछे की ओर मारता है।
मैडम मेई उससे बचते हुए अपने पास से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती हैं और उसके दूसरे हमले को ब्लॉक करते हुए कहती हैं, योर हाइनेस, ये मैं हूँ, मैडम मेई। फिर वो प्रिंस रुक जाता है और हमें पता चलता है कि ये मास्टर ही है। मास्टर मैडम मेई से कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मू रोंग फू के बारे में कोई अपडेट लाई हो? मैडम मेई कहती है, नहीं, 1000 फ्लावर टावर में एक इंसान अपने बीमारी का इलाज कराने के लिए मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ से मदद के लिए आया है। ये सुनकर मास्टर थोड़ा सोचता है और कहता है, तो फिर उसे ठीक करने में उसकी मदद करो। मैडम मेई कहती है, लेकिन वो इंसान 3rd प्रिंस है और उसे 5 पॉइजन पाउडर दिया गया है, उसकी जान जोखिम में है। लेकिन ये बात कॉन्केबाइन यान को भी नहीं पता है। वो चुपचाप आम लोगों से मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो इस बात को छुपाना चाहते हैं। मास्टर को दुखी देखकर मैडम मेई मन में कहती है, क्या वे 3rd प्रिंस की चिंता करते हैं? मैडम मेई कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, उनका इलाज बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी यंग मास्टर बेंजियाओ ने खुद से प्रण लिया है कि वो उनको ठीक करके रहेंगे। ये सुनकर मास्टर गुस्से से कहता है, क्या उसने प्रण लिया है कि वो उसे ठीक करके रहेगा? मैडम मेई कहती हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब मैं उनकी जासूसी कर रही थी तो मैंने देखा यंग मास्टर बेंजियाओ की आंखें लाल थी, क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। सच में वो एक बहुत ही दयालु फिजिशियन है। ये सुनकर मास्टर गुस्से से अपनी स्वॉर्ड तोड़ते हुए कहता है, तो सुआन उसका आभारी हो जाएगा। मैडम मेई घबरा जाती हैं और कहती हैं, क्या ये सिर्फ बिजनेस है? मास्टर गुस्से से अपने मन में कहता है, उसने आज सुबह मुझ जैसे पावरफुल इंसान को छोड़ा, क्या ये सिर्फ उसकी वजह से है? मास्टर मैडम मेई से कहता है, मुझे फ्यूचर में भी इसी तरह से उनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मैडम मेई कहती है, मैं अभी किसी को 3rd प्रिंस को देखने के लिए भेजती हूँ। ये सुनकर मास्टर कहता है, बस उसे मत देखो, बल्कि बेंजियाओ को भी देखो, एक साथ उन दोनों पर नजर रखो। ये ऑर्डर मिलने के बाद मैडम मेई कहती हैं, ठीक है, फिर अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मैडम मेई के जाने के बाद मास्टर अपने गुस्से को उतारते हुए कहता है, मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, एनजे की तरह दिखने वाला वो आदमी असल में 3rd प्रिंस है, जिसके बारे में कुइंगे को अभी भी नहीं पता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।